हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ एशिया के मुल्कों पर नजर रखते हैं, चेन्नई में रहते हैं। आजकल वो अपने वतन बिहार के शेखपुरा जिले में माने गांव में हैं। वो इस वक्त छुट्टियों में वहां हैं, अपने घर की कुछ जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वहां पर हैं, और वो हमें वहां भी रहते हुए अपना टाइम दे देते हैं। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज बहुत ही सनसनीखेज खबर है। भारत पर कुछ इल्जामात लग रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें यह इल्जाम लगाया है कि भारत के जो खुफिया महकमे वाले लोग हैं, जासूस, वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इंडिया एक सीक्रेट जंग में मुलविस है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी भारत की खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम लगते रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन ओशन में समंदर के नीचे एक ऐसा खजाना मिला है जिससे ऐसा लगता है कि भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों को बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें कोबाल्ट माउंटेन कहा जाता है। उससे बैटरी बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल है, वो निकलता है। अब ऐसा लगता है कि श्रीलंका, मालदीव और चाइना, भारत, ये सब इस पर किस तरह से मामलात को हल करेंगे, उसे देखना पड़ेगा। चाइना का जिक्र इसलिए है कि चाइना के जहाज उस इलाके में आते जाते रहते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने भारत का दौरा खत्म किया है। अभी नई सरकार के बनने के मौके पर वो यहाँ थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वहां की सरकार अब इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार है, उन्हें इनवाइट कर रही है। वो जेल में है, क्या कुछ है। उनके जेल जाने से पहले, नई सरकार बनने से पहले, उनकी पॉपुलैरिटी जो देखी गई है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। और शायद ही अब से पहले, आजादी के बाद में, मुल्क के बनने के बाद भुट्टो की शायद पॉपुलैरिटी इतनी थी, या कुछ और लीडर्स की होगी। लेकिन यह कि वहां अब वहां की सरकार जो अमेरिका नवाज सरकार कही जाती है, जिसका इल्जाम इमरान खान ने लगाया था, अब वही सरकार इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है। जेल में है वो, जेल से उन्हें शायद बाहर निकालने की तैयारी है। क्या कुछ है, क्या रोल होगा इमरान खान का, ये आने वाला वक्त बताएगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है भारत पर, क्या हमारे यहाँ भारत से जेम्स बॉन्ड कुछ ज्यादा ही ट्रेंड होकर के दुनिया भर में एक्टिव है, या ये इल्जाम है, क्या कुछ है? देखिए काज़मी साहब, पहले मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। ये खबर तो चल ही रही थी, मतलब पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे कुछ न कुछ कई गतिविधियां चल रही थी। लेकिन अब जो बात हम लोग आज चर्चा का कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल मीडिया एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है या पाकिस्तान में पीटीवी है। हर कंट्री की अपनी अपनी टीवी होती है, अपना अपना मीडिया होता है। तो एबीसी इसको कहते हैं। तो एबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बाकायदा, उसका नाम है इंडिया सीक्रेट वॉर ऑन ऑस्ट्रेलिया। ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है। इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सीक्रेट वॉर। चूंकि कुछ लोग हो सकता वो कुछ लोग गूगल करें तो उन्हें ठीक से पूरा नाम मिल जाए। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी, अब उस डॉक्यूमेंट्री में इल्जाम ये लगाया है कि इंडिया के जो सीक्रेट एजेंट हैं वो वहां ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, और उनके डिफेंस डॉक्यूमेंट को जो है उन्होंने मतलब कब्जा किया था या उनको लिया था। और उनके जो एयरपोर्ट के अंदर भी जो है कुछ बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इस तरह की जानकारियां हैं, वो इंडिया ने ली थी। ये इनका जो है, और भी एलिगेशंस हैं, लेकिन ये मेन एलिगेशंस है कि इंडिया इस तरह की काम कर रही है। और उसी डॉक्यूमेंट्री में ये कहा गया कि 2020 में 2 या 3 एजेंट जो इंडिया के वहां काम कर रहे थे, उनको ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा और उनको डिपोर्ट कर दिया, इंडिया भेज दिया। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन का या 2 दिन का, ये महीनों सालों के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और अब ये मंजर आम पे आई।
और इस डॉक्यूमेंट्री का ये कहना है कि इंडिया जो है वो जो सीक्रेट उसकी जो एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, इंडिया का रॉ है, ये अपने मुल्क में तो जो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि अब दूसरे मुल्क पे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात बड़ी सनसनीखेज ये है कि पाकिस्तान तो हमेशा से एलिगेशन लगा रहा है कि भाई राव के एजेंट जो हमारे यहाँ आते हैं और ऐसे करते हैं, ये करते हैं, कुछ लोगों को मारा है, कुछ लोगों को ये किया। श्रीलंका में भी जो है कई बार जो है वो कई प्राइम मिनिस्टर उनके जो है पहले सिरिसेना थे और भी कुछ लोग थे, जयवर्धने थे, वो भी इल्जाम लगाते हैं कि सीक्रेट एजेंट यहाँ पर इनके आते हैं और इलेक्शन में जो है इलेक्शन को चेंज कर देते हैं और मतलब जिनकी सरकार है उसको बनवा देते हैं। नेपाल से भी यही बात आ रही, श्रीलंका से भी, श्रीलंका तो हमने बात कर ली, बांग्लादेश से भी यही बात आ रही। तो ये तो बात जो है वो इंडिया का जो सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट है इन साउथ एशियन कंट्रीज, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो बहुत सनसनीखेज बात है कि अब इंडिया के जो सीक्रेट एजेंट हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में और कनाडा से भी ये खबरें आ रही कि इन सब जगहों पर ये हमारे जो सीक्रेट एजेंट हैं ये सक्रिय हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात ये कहनी है कि एक तो ये है कि इससे पहले एक फार्मर्स एजिटेशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि हमारे हिंदुस्तानी जो लोग थे वो किसान थे और ज्यादातर सिख जो माइग्रेट कर गए हैं वो अभी भी वहां किसानी में लगे हुए हैं। अब उसको उन्होंने एक किसान मतलब फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट द कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री से हो रहा था, उसको यहाँ के एजेंट ने जाके कम्युनल टर्न दे दिया, उसको हिंदू सिख बना दिया और उसके बाद जो है वहां से वो जो इंडियन एजेंट था वो पकड़ा गया, उसको डिपोर्ट किया गया। ये खबर बिल्कुल सही है। और डिपोर्टेशन के बाद जब वो दिल्ली आया तो उसको बैंड बाजा के साथ उसकी स्वागत हुई, ये भी रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये जो इंडिया की, और ये सब काम जो है ये मोदी सरकार के ही टाइम हो रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि वो गुरबंश सिंह पन्नू की जो बात थी वो भी अमेरिका में हुई, न्यूयॉर्क में उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। जो निज्जर है उनका असैसिनेशन कनाडा में हुआ। इससे पहले अगर आपको एक याद होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि काली जो गॉड ऑफ वर्शिप है उसका एक जो है एक एग्जीबिशन में किसी ऑस्ट्रेलिया कैनेडियन इंडियन ने एक फोटो बनाई थी जिसमें काली को जो है वो सिगरेट पीते हुए दिखाया था और एक हाथ में उसके मुर्गे का जो है वो पैर था और वो बहुत ही पॉपुलर वो कार्टून या कैरिकेचर बना था जो कि वहां लगा था। उसको इंडियन एम्बेसी ने जाके हटवाया वहां और ये कह करके कि हमारे हिंदू सेंटिमेंट को वो हर्ट करता है इसलिए आप इसको हटाइए यहाँ से, और वो वहां से हट गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें हैं अब इस डॉक्यूमेंट्री के बाद, डॉक्यूमेंट्री तो एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट को तो सब लोग देख सकते हैं, आप मानिए या ना माने। तो जो मानने वाले हैं वो मानेंगे, जो नहीं मानने वाले, अब नहीं मानने की जो बात है तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जायसवाल साहब, रणधीर जायसवाल साहब उनका नाम, वो बहुत कस के बरसे हैं ऑस्ट्रेलियन एबीसी पे और उन्होंने कहा कि ये फजूलियात की जो है बातें जो है बिल्कुल अनट्रूथ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री जो है बिल्कुल एंटी इंडियन है और इसी तरह की बातें उन्होंने की। तो बहरहाल ये खबर का पूरा राउंड अप यही है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, देखिए आप भी, मैं भी, बहुत लोग हैं, बड़े लंबे अरसे से हम लोग जो पत्रकारिता में हैं, अब से पहले तक, अब से समझ लीजिए 10, 12, 15 साल पहले तक आमतौर पर पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के दुश्मन और एक दूसरे के यहाँ खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश होती थी। अब मिसाल के तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर इस किस्म के वाकयात होते थे, कभी उधर इल्जाम लगता था, कभी इधर इल्जाम लगता था। ये भारत का ऑस्ट्रेलिया में वहां के डिफेंस सीक्रेट्स लेने में क्या इंटरेस्ट हो सकता, क्या कुछ है? क्या ये वो जो इंटरनेशनल कुछ मुल्कों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या ये उसका कोई खेल है? भारत किसी तीसरे मुल्क के लिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है? कुछ अंदाजे से अगर आप कुछ बता सकें तो। ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं था। देखिए, मैं आपको इस तरह से इसका जवाब दे सकता हूं कि देखिए, जैसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद बल्कि 70-80 की दहाई तक और 90 की दहाई तक दो ही लोग इंडिया से एजेंट या तीन लोग, एक तो अमेरिकन एजेंट्स यहाँ की बात होती थी, अमेरिकन हैंड, अमेरिका ने ये कर लिया, ये सीक्रेट ले लिया, वो ले लिया। उसके बाद वो रशियन की बात आती थी कि रशिया ने ये सीक्रेट ले लिया, वो सीक्रेट ले लिया।
और ज्यादातर जो हम लोग के अखबार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब, इसमें पाकिस्तानी एजेंट की बहुत बात थी कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया। तो ये तो हम लोग बड़े हुए हैं इस खबरों को देखते हुए, समझते हुए। अब इंडिया का जो इंटरनेशनल 007 वाला जो जो मतलब चरित्र है, ये हमें भी समझ में नहीं आता है कि इंडिया किस गेम में है। या तो अपने आप को इंडिया समझता है कि मैं सोवियत यूनियन और अमेरिका से ऊपर हूं, ये भी तो एक सोच सकती है, और हम जहां चाहेंगे जो कुछ कहेंगे। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एक और खबर इसी कड़ी से है कि वो जो दो लोग थे हमारे, एक निर्वा मोदी और एक थे और जो कि यहाँ चूना लगा के चले गए थे निर्वा मोदी के साथ, नाम मैं भूल रहा हूँ, मोटे मोटे से थे। उनको पकड़ने के लिए, मैं नाम दिमाग से निकल रहा है, उनको पकड़ने के लिए वो वेस्ट इंडीज में एंटीगुआ या कहीं जो है वो इंडिया के एजेंट जो है वहां पहुंचे थे, और बाकायदा इन्होंने ये जहां से जहाज लेके गए और उस जहाज को वहां लैंड किया था। मीडिया में खबर आ गई, और इनका मिशन ये था कि उनको वहां से किडनैप कर देंगे, मतलब फिजिकली जो है वहां से जहां से वो जा रहे थे। और पूरी प्लानिंग थी। उस पूरी प्लानिंग में क्या हुआ कि वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था, वहां से ये लोग अटैक किया उसके ऊपर, लेकिन वो अटैक जो है वो किसी तरह से छुड़ा के भाग गया। और उसके बाद पूरी दुनिया में मीडिया की खबर हो गई, क्योंकि उस बंदे ने जो है उस आइलैंड की नागरिकता ली हुई थी। वो वहां का सिटीजन था, वो इंडिया का सिटीजन नहीं था। इंडिया में तो उसने चूना लगा दिया। वो करोड़ों करोड़ रुपए का ये सब मोदी रिजीम में हो रहा है। निर्वा मोदी और चौस्की, वो मेहुल चौस्की उसका नाम है, मेहुल चौकसी को ये लोग अगवा करने गए थे, और बड़ी खबर हुई थी जिसमें ये फेल हो गए। और फेल होने के बाद वो जहाज को लेके वापस आ गए एम्प्टी हैंडेड। और अगर वो लेके आ जाते मेहुल चौस्की को, तो यहाँ डंके बजने पड़ते कि हमने जो है मतलब विदेश से जो है किडनैप करके लाया है, मतलब उनको। तो ये सब खबरें जो आ रही हैं, और यहाँ के मीडिया ने उस फॉइल्ड अटेम्प्ट को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और अभी एबीसी की जो ये सीक्रेट रिपोर्ट है, इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जो आपका मूल सवाल है कि ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है, तो एक ही मुझे समझ में आता है, या तो वो भाई चाइना के साथ तो कर नहीं रहा है वो, मतलब चाइना और इंडिया की तो रिश्ते हैं नहीं, रशिया के लिए कर रहा होगा, या नहीं तो अमेरिका के लिए कर रहा होगा। या तो रशिया उसको यूज कर रही है इंडिया को कि आप जाके ये ऑपरेशन करो, या अमेरिका यूज कर रही है इंडिया को कि आप जाके ये ऑपरेशन करो और मालूम करो। ये बहरहाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। मुझे इस वक्त कई चीजें याद आ रही हैं इत्तेफाक से, सिर्फ हल्का हल्का याद दिलाते हुए आगे बढ़ता हूं। अभी कुछ महीने पहले कुवैत में भारत के इंडियन एयरफोर्स के कई अफसरान थे जिनको फांसी की सजा का ऐलान हो गया था, फिर उन्हें रिहाई मिली और हमारी सरकार ने उन्हें छुड़ाया, वो वापस भी आ गए। जी कतर। और उसके अलावा हमारा कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, जो ईरान से चाबहार रहता था और फिर वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था। उसके अलावा अभी ये इस वक्त बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि अमेरिका का मुल्जिम जूलियन असांज वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। उसने विकीलीक्स शुरू किया था, और आजकल खुफिया वालों की और इस किस्म की खबरें काफी इंटरेस्टिंग है पूरी दुनिया भर में। अच्छा, दूसरी खबर पर हम चलते हैं जी। नहीं, एक और इसी खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो जो निखिल गुप्ता था जिसको चेक रिपब्लिक ने पकड़ के रखा हुआ था, उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया है अमेरिका में। वो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, अभी न्यूयॉर्क के जेल में बंद है, और उसकी पेशी भी जेल में हो चुकी है। ये गुरवंत सिंह पन्नू के केस में वो मास्टरमाइंड था। तो अब वो वहां अमेरिका के जेल में बंद है। उसकी पेशी हुई थी, उसमें उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो अब तो वो ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुका है। अब उसकी ट्रायल होगी तो वो कहां पहुंचेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो नहीं जानता हूं। लेकिन ये सब वही 007 का खेल है, उसी में ये सारी कड़ियां, ये सारी चीजें चल रही हैं। चलिए आगे चलिए। जी जी जी। अब अच्छा, अब मैं दूसरी बड़ी खबर है, वो इंडियन ओशन, भारत के साउथ में जो पहाड़ मिला है कोबाल्ट का, वो क्या कुछ है उसके बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई खजाना मिल गया। शायद भारत को भी काफी कुछ मिल जाए उसमें, मिले ना मिले वो आगे आने वाली वक्त है। लेकिन ये कितना अहम डिस्कवरी है ये? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कोबाल्ट का पहाड़ मिला है सी बेड के अंदर, सी बेड में जो है नेचुरल फॉर्मेशन होता है, और ये पहाड़ का फॉर्मेशन हो गया है।
और ये फॉर्मेशन जो है वो मिडिल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन में है, जो कि नो मैंस लैंड है। उस पर किसी की सॉवरेंटी नहीं है, मिडिल ऑफ द इंडियन ओशन। और उसमें कुछ पहाड़ का अंश जो है वो श्रीलंका के वाटर के टेरिटरी के अंदर है, और कुछ पहाड़ का अंश जो है वो मालदीव्स के वाटर के टेरिटरी के अंदर है। तो अब खबर यह है कि इंडिया ने एक जमाइका बेस्ड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उसको $50,000 जो है उसने दिए हैं ताकि वो अप्रूवल कर दे इंडिया उस मतलब कोबाल्ट के जो पहाड़ है उसको एक्सप्लोर करे और उसको ड्रिल करे। तो जब ये खबर आई तो श्रीलंका ने भी उस पर आपत्ति जताई, मालदीव्स ने भी आपत्ति जताई, और चाइना ने भी आपत्ति जताई। मेन चीज ये है कि इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो चाइना की शिप जो श्रीलंका में आती थी और चली जाती थी, और उसके ऊपर इंडिया जो है वो ऑब्जेक्शन करता था, अमेरिका। अब वो मालदीव्स में गई तो उसने ही ये खोज के निकाला है रिसर्च और सी बेड के ऑपरेशन में कि यहाँ पे कोबाल्ट का पहाड़ है। तो अब ये दोनों जो कंट्रीज हैं, ये भी, इनका भी इंटरेस्ट होने लगा है। अब इनके साथ इंडिया ने संधि कर दिया है, इन दोनों मुल्क के साथ संधि है कि वो जो खजाने का एक्सप्लोरेशन है वो इंडिया करे उस कोबाल्ट। तो अभी मालदीव में क्या हुआ है कि वो जो एक्सप्लोरेशन का जो जो एग्रीमेंट था उसको वो रद्द कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वालेह जो उनके मोहम्मद स्वालेह थे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ हो रहा था। तो वो तो ये मौजूद साहब ने कहा कि वो रद्द हो जाएगा। तो अब बात आती है चाइना की। तो ये जो कंट्रीज हैं ये बड़े छोटे कंट्रीज हैं, इनका कोई मतलब इतना एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब ये कंट्री या तो इंडिया से एक्सप्लोरेशन कराएं या फिर चाइना से एक्सप्लोरेशन कराएं। तो चाइना का जो बढ़ता हुआ शिकंजा है वो इसके ऊपर भी आ रहा है। अब एक लफ्ज ये भी बता दूं कि कोबाल्ट का क्या मसरफ है, क्योंकि अब जो इंडिया में, दुनिया में जो है वो अब तेल पे डिपेंडेंस खत्म होने की जो है मुहिम बनी हुई है, और बैटरी और इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उससे सारी गाड़ियां चलेंगी, उससे सारी चीजें चलेंगी, और यहां तक कि आपका स्कूटर और आपकी मोटरसाइकिल और सारी जो चीजें हैं वो सब चलेंगी। तो ये जो कोबाल्ट है ये उसी के मसरफ में आ रहा है। तो इसकी एक भीड़ है कि हम इस खजाने को कैप्चर करें। और एक बात और ये है कि जो कोबाल्ट का जो एक्सपोर्टर है दुनिया में, जिसको सप्लाई चेन का जो मालिक है वो अमेरिका है, और नंबर 2 जो है वो चाइना है। इंडिया तो अभी एक्सप्लोरेशन के चक्कर में है, इंडिया अभी उस रेस में नहीं है। और चाइना ने अगर इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मालदीव्स का जो एक्सप्लोरेशन है वो तो चाइना ही करेगा, क्योंकि इंडिया ने मालदीव्स ने जो वो ट्रीटी जो है वो अपनी खत्म कर दी है इंडिया के साथ। अब श्रीलंका पे बात आती है, अब श्रीलंका इधर भी है उधर भी है, तो अब देखते जाइए ये खबर कहाँ जाकर के थमती है। लेकिन ये खबर बहुत अच्छा, अब से पहले हमने ऐसी खबरें देखी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के आने के बाद वहां LED जिसे कहा जाता है, वहां भी कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं जिससे दुनिया भर में बैटरी बनाने का काम आसान होगा, और कई मुल्क उस पर नजर रखे हुए, वहां भी चाइना एक्सप्लोरेशन वगैरह में जा रहा है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पर एक तरह से कब्जा, उसका इस्तेमाल, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये आने वाली नस्लों को, आने वाली जो दौर हैं जिसमें तेल की डिपेंडेंसी कम से कम की जाने की कोशिश है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होने वाला है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, शेख हसीना का भारत दौरा कैसा रहा, क्या कुछ रहा? क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी क्योंकि वो ऐसे वक्त में आई थी कि नई सरकार बनी है? हालांकि कंटिन्यूटी में तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और मोदी जी के और उनके बीच में कहते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो क्या कुछ मेजर फैसले लिए गए हैं इस सरकार की शुरुआत में ही, या क्या? जी, ये 12 दिन के अंदर दूसरा विजिट है शेख हसीना वाजिद का नई दिल्ली में। वो जब स्वेरिंग इन हुई थी 8 तारीख को या 9 तारीख को, जो भी डेट था, उसके बाद से अभी वो फिर से आ गई 12 दिन के बाद। वो तो स्वेरिंग इन सेरेमनी में थी और सारी चीजें वहां पे थी। तो ये जो एक स्टेट विजिट था इसका पहले से शेड्यूल था, और ये आई थी यहाँ पे, और बहुत सारी संधियां यहाँ पे हुई। कनेक्टिविटी पे संधि हुई है इंडिया और बांग्लादेश की, उसमें रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, ये सारी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस पे बहुत सारी संधियां हुई हैं। और इंडिया बांग्लादेश अब वैसे ही हो गया है जैसे कि दिल्ली और गुड़गांव। तो यही जो कनेक्टिविटी दिल्ली और गुड़गांव की है, तो वैसी कनेक्टिविटी अब वो
वेस्ट बंगाल की और त्रिपुरा की, जो कि जिनके बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश से, वैसे ही होने वाली है। और बहुत सारी डिफेंस की संधियां हुई हैं इसमें, और एग्रीकल्चर पे संधियां हुई हैं, और बहुत सारी संधियां हुई हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि या डिस्कशन हुआ है, वो एक तो डिस्कशन हुआ म्यांमार के ऊपर, जो म्यांमार के सिक्योरिटी के हवाले से है। क्योंकि म्यांमार का यहाँ गुफ्तगू इसलिए किया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद ने ये बहस जो है, या ये चैप्टर जो है, या ये टॉपिक बाकायदा इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से किया था कि म्यांमार का जो फॉल आउट होने वाला है वो इंडिया पे भी होगा और बांग्लादेश पे होगा। इसको कैसे इंडिया और बांग्लादेश मैनेज करेगी, क्योंकि वहां की मिलिट्री रिजीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल जो है खो रही है, और वहां पे जो आर्म्ड रिबेलियन जो है वो उसको मतलब वो कर रहे हैं, उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। उसका फॉल आउट क्या होगा, उसके लिए इंडिया भी तैयार होनी चाहिए और बांग्लादेश भी तैयार। जो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे संधि में थी, वो तीस्ता रिवर की, गंगा रिवर की, और फरक्का डैम की, फरक्का वाटर्स की। इन तीनों पे बहुत ज्यादा बहस हुई है, और इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश ने एक संधि भी कर ली है तीस्ता रिवर को का मेंटेनेंस के लिए, और उसके मतलब केयर टेकिंग के लिए, और इन सब चीजों के लिए। साथ साथ गंगा रिवर पे भी बात हुई। अब इसमें क्या है कि ममता बनर्जी की जो आ जाती हैं बीच में, ये जो ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया है कि नरेंद्र मोदी ने हमको नहीं बुलाया इस टॉक पे, और कोई भी जो है तीस्ता रिवर पे या गंगा रिवर पे या फरक्का रिवर पे नई दिल्ली जो है वो यूनिलैटरल जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती है बिना बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के सहमति के। और ये तो हर बार यही होता है कि तीस्ता रिवर में मतलब जो हड्डी बन जाती है वो ममता बनर्जी बन जाती है। तो इस बार भी यही हुआ। अब इसका ये है कि ये कहाँ जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, लेकिन अभी ये खबर खत्म नहीं हुई है। खबर में एक और ट्विस्ट ये है कि अगले महीने, जो कि अब मुश्किल से एक हफ्ते के बाद है, हसीना वाजिद चाइना जा रही हैं, बीजिंग जा रही हैं, और बीजिंग ने भी ऑफर दिया है कि वो तीस्ता रिवर का वही सब जो ऑफर है जो इंडिया ने किया है कि मैं उसकी केयर टेकर करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसमें डॉक बनाऊंगा, उसकी पूरी रिवर बेड को हम संभालूंगा। तो अब अभी शेख हसीना वाजिद का स्टेटमेंट आया है कि हम दोनों मतलब मुल्कों की का जो ऑफर है उसको समझेंगे और उसका मुआयना करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और जिसका ऑफर बेटर होगा हम उसके साथ जाए। तो यही खबर है ये पूरे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। यहाँ भी चाइना फैक्टर जो है वो बहुत, और ममता फैक्टर जो है, ये दोनों काम आ रहा है, जो कि रिवर वाटर की शेयरिंग के लिए। बाकी चीजें जो नई दिल्ली के अधिकार में है कि कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी और ये मतलब जो भी कुछ है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो दिल्ली कर रही, लेकिन ये इंडिया और बांग्लादेश के बढ़ते रिश्ते का संकेत है, और इससे जो है बांग्लादेश इंडिया के और क्लोज होगा और बांग्लादेश का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और इमरान खान, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आग और पानी की मुलाकात। ये मिलने का क्या बात हो रही है, क्या मिलने के लिए क्या कुछ अभी की खबर है, अभी मैं देख रहा था, शहबाज शरीफ ने असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर ये ऐलान किया है कि मैं इमरान खान को से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। उनको जो परेशानी है वो हम और आप बैठ के बात करें, और कंट्री को आगे रखें और इंडिविजुअल को पीछे रखें, और हम उनको अगर जेल में तकलीफ हो रही है तो मैं उनको बाहर निकालने के लिए मतलब तैयार हूं, और वो बाहर निकले। तो ये ऐलान हुआ है। अभी पीटीआई या इमरान की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो कुछ और भी गतिविधियां वहां हो रही हैं जो इमरान खान के हवाले से। एक तो गतिविधि ये हो रही है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अब उसमें ये लग रहा है कि वो कोर्ट केस हो गए हैं। बहुत सारे जो असेंबली मतलब पार्लियामेंट्री असेंबली है, वो उस पर कंटेस्ट हुआ है कि हमारी पार्टी ने जीता है, हमारी पार्टी ने जीता है। तो अब ये पीटीआई जो है, जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, वो क्लेम कर रही है कि हमको 1-2 महीने के अंदर 172 सीट पार्लियामेंट में मिल जाएगा। वो क्लेम कर रही है, और नवाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 72 सीट चाहिए। और ये क्लेम कर रहे हैं कि हमको कोर्ट जो है वो 172 सीट हमें दिलवा दे। और उन्होंने एक केस भी फाइल किया है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कि इसने पूरी जाली, फर्जी
रिग्ड इलेक्शन करवाया है, ये पूरे इलेक्शन कमीशन को आप बर्खास्त कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चल रही है। अब एक जो लास्ट खबर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग खबर है, कि अब पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें 17 जजेस जो हैं वो अपने ओहदे पे आ गए हैं। पहले उनकी जजेस की जो है शॉर्टेज थी, अब ये 17 जजेस जो है, उनकी फुल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है वो 17 ही जजेस पे हैं, तो 17 जजेस आ गए हैं। अब पीटीआई का ये कहना है, या और हवाले का ये कहना है, कि 17 में से 12 जजेस जो हैं वो इमरान खान के पक्ष में, और अब आगे क्या मुकदमे का फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जो मैं ये देख रहा हूं, वो नवाज शरीफ से हटके जनरल हेडक्वार्टर पे चला गया है, आर्मी के ऊपर, और मतलब आसिम मुनीर के ऊपर। और वो आसिम मुनीर या जनरल हेडक्वार्टर को बुला रहे हैं कोर्ट में कि आप हमें अपनी सफाई में आपको क्या कहना। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 महीने के अंदर कुछ बड़ा मेजर डेवलपमेंट होने वाला है पाकिस्तान में। और मेजर डेवलपमेंट यही होगा कि इमरान खान के जो सारे केसेस, 200 केसेस उनके ऊपर लदे हुए हैं, वो सारे केसेस जाके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लोअर कोर्ट में जाएगा, उससे जाके हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो लोअर कोर्ट से जो गया तो वो चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है, उसको तो आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ये सारी खबरें जो हैं, अब 3 पोल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, या 4। एक तो जनरल हेडक्वार्टर आर्मी, जो आपको मैंने कहा था, अमेरिका, अल्लाह, आर्मी, तो अल्लाह ऊपर है, उसके नीचे अमेरिका है, उसके नीचे आर्मी है। तो उसके बाद जो है दूसरा जो है वो अमेरिका शरीफ जो है, वो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और तीसरा जो बड़ा फोर्स है वो है अदलिया, वहां का सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। अब कोर्ट को जो है नहीं, क्योंकि हमेशा आसिम मुनीर भी कह रहे हैं कि हम तो आइन के पाबंद हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आइन की पामाली होगी। तो आइन को बचाने के लिए कोर्ट है, और कोर्ट जो है वो भी एक बड़ा पिलर हो गया है। और लास्ट पिलर जो है वो अब इमरान खान हो गए हैं, पीटीआई के, उन्हीं पे पूरा खेल चल रहा। तो ये बड़ा ही दिलचस्प अखाड़ा है जहां पे ये लोग खेल रहे हैं, हम आप देख रहे हैं, जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी। अच्छा, जब आप पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में ख्याल भारत के इलेक्शन कमीशन के बारे में आया। चूंकि भारत के इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें बहुत सी शिकायतें अपोजिशन की होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और बहुत से जो लोकसभा के रिजल्ट हैं उस पर बहुत लोगों को एतराज है। तो ख्याल ये आता है बार बार कि अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहा जाए तो अमेरिका के खेमे में है। अमेरिका का अपना तरीका है काम करने का, हर मुल्क में रूलिंग पार्टी से भी, अपोजिशन से भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनसे भी, सब जगह शायद वो सेटिंग रखता है कि किससे कब क्या काम लेना है। तो हो सकता है पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अब आसिम मुनीर वाला काम करना शुरू कर दें, या कोई और नया रास्ता निकले। तो ये बहुत ही गैर मामूली है। अगर जब इंटरनेशनल चीजों को समझ करके अपने मुल्कों के, अपने आसपास के मुल्कों को देखें तो बहुत ही अजीब लगता है, और शक होता है कि क्या कहीं कोई और है जो वो खेल पूरा चला रहा है, क्या धागे कहीं और से हिलाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन शक जो जरूर होता है कि कहीं कुछ और है, कहीं और स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं और उसको रिपोर्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये कैसा लगा एपिसोड, अपने कमेंट में जरूर लिखें। हम फिर नेक्स्ट फ्राइडे आपकी मुलाकात कराएंगे सैयद अली मुश्तबा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।